जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हमारा भारत देश बहुत सी विविधताओं से भरा हुआ है। कुछ ही दूरी बदलते ही साथ भाषा, संस्कार, संस्कृति बदलती जाती है और इसके साथ साथ भरा हुआ है बहुत सारी लोक कथाओं से। ये लोक कथाएं उस पारलौकिक शक्ति को डिनोट करती हैं जिसे हम ईश्वर या भगवान कहते हैं। बहुत सी जगहों पर वहां के लोग पुरातन काल की कई ऐसी कहानियों के बारे में बताते हैं जो सुनकर हमारे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, मगर इन पराशक्तियों से हमेशा भक्ति के साथ दूरी बनाए रखना ही अच्छा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कौतूहल कभी कभी जान पर बनाता है। कार रुकते ही राजा दौड़ पड़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। गुस्सा तो अवहत आ रहा था। मैं सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता हूं, मगर मेरी नौकरी हमेशा तबादले वाली है। कभी यहां कभी वहां तबादला होते ही रहता है। पत्नी एक सरकारी स्कूल में टीचर है, इसलिए उसे और राजा को बिलासपुर में ही सेटल कर दिया है। बार बार तबादले और स्कूल बदली से बच्चे के पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है। अब मैं जगह जगह तबादला कर नौकरी करता रहता हूं। समय मिलने पर कभी मैं पत्नी और बच्चों के पास चले जाता हूं तो कभी उन्हें अपने पास बुला लेता हूं। यह जगह मेरे लिए नई थी, इसलिए सोचा इस साल दिवाली यहीं पर मनाई जाए। इसलिए पत्नी और बच्चों को लेकर मैं अपने शहर लौट रहा था। अचानक फ्रेश होने के लिए गाड़ी यहां रोकी तो राजा गाड़ी से निकलकर दौड़ पड़ा। यह एक खुला मैदान सा इलाका था जिसके बीचों बीच उत्तर से दक्षिण तक एक ऊंचा सा टीला था। आसपास कहीं भी पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं था। खुला मैदान सा था। हाँ, दूर कुछ पेड़ थे। टीला घास से भरा हुआ था। राजा दौड़कर उस पर चढ़ गया। मैं उसे चिल्लाता रहा, राजा राजा, और उसके पीछे पीछे मैं भी उस टीले पर चढ़ने लगा। हालांकि पहले तो सोचा था चढ़ने में मुश्किल होगी, मगर टीला ढलाऊ था, अतः उसकी ढलान में मुझे चढ़ने में ज्यादा मेहनत नहीं हुई। मगर टीले के ऊपर पहुंचकर जैसे एक नई दुनिया में पहुंच गया। टीले के इस पार भले ही वीराना था, मगर उस पार जैसे एक नया संसार बसा हुआ था। एक बड़ा सा तालाब था जिसमें बहुत से तरह के जलचर पक्षी तैर रहे थे। उधर बहुत सारे फूल आदि के पेड़ थे। एक मनोरम दृश्य निर्मित हो रहा था जिसे देखकर मैं मंत्रमुग्ध सा देखते रहा। मेरी तंद्रा टूटी राजा की आवाज से, पापा ये क्या है? चौंक कर देखा तो उसके हाथों में एक हड्डी थी। ये बदमाश कुछ भी कहीं से भी उठा लेता है। 4-5 दिनों के लिए आया है, इसलिए मैं उसे डांटना नहीं चाह रहा, मगर इसका मतलब यह नहीं कि इस तरह की बदमाशी करता रहे। मैंने उसे चिल्लाया, राजा ये क्या है? कुछ भी कहीं से भी उठा लेते हो, फेंको, पता नहीं कौन सी गड्डी हड्डी है। तभी अचानक मेरे गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। मैं चौंक गया। ध्यान दिया तो अरे, एक पक्षी मेरे पास से होकर गुजरा था, जिसके बड़े बड़े पंखों से मेरे गाल पर ठोकर लगी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने गाल पर थप्पड़ मार दिया। अचानक मेरा ध्यान उस हड्डी की तरफ गया जिसे राजा ने घबराकर फेंक दिया था। मैंने झुककर उसे उठा लिया, क्योंकि कुछ आश्चर्यजनक सा मुझे आकर्षित कर रहा था। हड्डी को उठाकर देखा तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। भाषा मेरी समझ की नहीं थी, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंत्र हो। मैंने हड्डी जेब में रख ली, ये सोचकर कि अपने आर्कियोलॉजिस्ट फ्रेंड को ये हड्डी दिखाऊंगा। अगले ही पल मेरी नजर पड़ी अपनी मम्मी के जासूस राजा पर।
जो घूरती निगाहों से मुझे देख रहा था। मैंने उससे कहा, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसे तुम्हारे विनोद अंकल को दिखाएंगे, इसलिए मैं रख रहा हूं, मम्मी को कुछ नहीं बताना। अचानक ही टीले के नीचे से मेरी पत्नी की आवाज आई, जो चिल्ला रही थी कि ऊपर जूता पहनकर नहीं चढ़ना है। मैं उस ओर झांका तो नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति भी उसके साथ खड़ा था। आश्चर्यजनक तौर से जब नजर पड़ी कुछ दूरी पर एक झोपड़ी और ठीक उसके ऊपर आम के पेड़ पर, तो मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब कार से उतरकर मैं इधर आ रहा था तब आसपास कुछ नहीं था, या मेरे नजरों से बच गया था ये जगह। मैं टीले से उतरने लगा। राजा का हाथ मैंने पकड़ रखा था। पत्नी चीख रही थी, अरे कहीं भी चले जाते हो, देखो वो कह रहे हैं वहां पर जूता पहन के नहीं चढ़ना है। मैं नीचे उतर आया। उस बूढ़े को मैंने कहा, माफ करिएगा वो बच्चा। अचानक ही राजा मेरा हाथ छुड़ाकर फिर से भागने लगा। नहीं, मुझे वहां अच्छा लग रहा है, मुझे वहां जाना है। अरे मैं उसे डांटने ही वाला था, तब तक वो टीले पर चढ़ चुका था। मैं एक बार फिर से अपनी जूता उतारकर टीले पर चढ़ने लगा। तभी अचानक आ मेरे पांव में कुछ गड़ गया। मैं चौंक पड़ा। देखा तो जमीन से एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा निकला हुआ था, मगर उसके गड़ने से खून निकलना स्वाभाविक था, मगर यह खून बूंद में नहीं बल्कि फव्वारे के रूप में निकल रही थी। मैं चौंक पड़ा। आसपास की जमीन मेरे खून से लाल होने लगी। मैंने किसी तरह हाथ से खून को रोका और अचानक ही पत्नी दौड़कर टीले पर चढ़ी और राजा को 2 थप्पड़ रसीद दिया। वो बिलख कर रोने लगा। मैंने कहा, अरे क्यों मारा उसे? पत्नी उसका हाथ खींचती हुई कार की तरफ ले चली। मैं भी किसी तरह से लंगड़ाता हुआ कार की ओर जाने लगा। मैंने एक हाथ में अपना जूता पकड़ा हुआ था। तभी देखा वो बूढ़ा चला गया था, मगर कार के पास जैसे ही पहुंचे, अचानक उस झोपड़ी से एक लड़की निकल कर आई, जो बिल्कुल उस बूढ़ी की तरह दिखाई दे रही थी। समझ में आ रहा था शायद उसकी बेटी हो, मगर तभी मैंने गौर से देखा। आश्चर्य, ये बूढ़े की बेटी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था वो बूढ़ा ही लड़की का मेकअप करके वहां से निकल रहा था। आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? कार के पास आकर वो चीख कर बोली, क्यों गए थे वहाँ? क्या मिला वहाँ जाकर? देखा ना, तुमने राजा की माँ की भूख को जगा दिया। राजा की माँ की भूख इतनी आसानी से नहीं मिटेगी, उसे ढेर सारा खून चाहिए होगा, खून चाहिए होगा। उसकी बातों में कुछ ऐसा अंदाज था कि हम सब डर गए। हम जल्दी से कार के अंदर बैठे और वहां से चल पड़े। राजा अभी भी रो रहा था। मैंने उसे गोद में बिठाकर कुछ काटते हुए चुप करने की कोशिश की। तभी अचानक हमारा ड्राइवर बोल पड़ा, साहब आप उस टीले पर क्यों गए? अच्छा नहीं किया आपने। क्या मतलब? ऐसा क्या हो गया? वो कुछ देर चुप रहा। समझ में आ रहा था वो कोई कहानी बना रहा है हमें बताने के लिए। फिर वो बोल पड़ा, आपको ऊपरी हवा लग गई है, तभी आपका खून निकल आया। वो जगह अच्छी नहीं है साहब। कहते हैं वहां पर पुराना कब्रिस्तान था, बाद में उसे मिट्टी से पाट दिया गया, मगर आज भी वहां लोग नहीं जाते हैं। आपने ठीक नहीं किया साहब, जाके आपको किसी तांत्रिक से झाड़ फूक करवा लेनी चाहिए। ड्राइवर की बात सुनकर हम लोग थोड़ा डर गए। पत्नी ने गुस्साती हुई मेरी ओर देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होता चला जा रहा है। घर पहुंचकर मुझे सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ा। चोट साधारण नहीं थी, 3 टाके लगे। डॉक्टर ने पूछा कहां से चोट लगी है। टिटनेस का इंजेक्शन भी लिया,
और कुछ दवाइयां भी दी। वहां से घर लौटा तो एक नई मुसीबत सर पर थी। राजा को अचानक तेज बुखार आ गया था। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं चल सकूं, इसलिए पत्नी ही ड्राइवर के साथ उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। वापस लौटकर पत्नी उसके सिर पर गीले कपड़े की पट्टी दे रही थी। मैं उसके पास ही लेटा हुआ था। पत्नी ने गुस्साते हुए कहा, क्या जरूरत थी उस जगह जाने की? देखो क्या हो गया है। मैं कुछ न बोल सका, चुपचाप लेटा रहा। पत्नी कुछ देर बाद शाम के खाने का इंतजाम करने के लिए रसोई में चली गई। मैं राजा के पास ही उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। तभी अचानक उसने आंखें खोली और बोल पड़ा, पापा, वो हड्डी का क्या हुआ? मैं चौंक पड़ा। मैं तो भूल ही गया था उस हड्डी के बारे में। मैंने जीभ काटते हुए कहा, अरे तो उसे भूल ही गया था। ठीक है, मैं उसे अपने ऑफिस बैग में रख लेता हूँ। अभी पैर की चोट की वजह से तो उससे मिलना तो संभव न था। उसे व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज दूंगा और 1-2 दिन बाद उससे जाकर मिलूंगा। राजा बोल पड़ा, पापा, आपको ना वो हड्डी नहीं लानी चाहिए थी। क्यों? वो जो झोपड़ी के पास मौसी मिली थी ना, वो मुझे बहुत डांट रही है। कह रही है वो इंसान की हड्डी है, उसे लौटा दो, नहीं तो वो मेरी हड्डी ले लेगी। राजा की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। उसे वो लड़की दिखाई दे रही है, मगर कैसे? कहीं मुझसे कोई बड़ी भूल तो नहीं होगी जिसका नतीजा मेरे बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। मैंने राजा से कहा, अब की बार वो दिखे ना तो उससे कहना कि पिताजी से भूल हो गई है, वो हड्डी लौटा देंगे। अच्छा पापा, कहकर राजा फिर से सो गया। मैं मन ही मन सोचता रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रात को खाना खाने के बाद मैंने दवाई खाई। दर्द को देखते हुए डॉक्टर ने थोड़ी स्ट्रॉन्ग नींद की दवा दी थी, मगर उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी रात भर राजा के पास ही बैठी रही। समझ में आ रहा था वो रो रही है। एक बार उसने रोते रोते मुझसे कहा भी था, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? बताओ, देखो क्या अच्छे खासे घर आ रहे थे, क्यों गए थे तुम वहां? मेरे पास कोई जवाब न था। मैं चुपचाप लेटा रहा, मगर तभी कानों में पड़ी राजा की आवाज, माँ, ए माँ, माँ। दोनों चौंक उठे। मम्मी मम्मी बुलाने वाला बच्चा अचानक माँ माँ बुला रहा था, वो भी जैसे किसी औरत की आवाज में। मगर अगले पल जो उसने बोला, उसे सुनकर हम दोनों सेहरन से भर उठे। माँ, बहुत भूख लगी है ना तुझे माँ? समझ रही हूँ माँ, तेरी भूख जाग उठी है। स्पष्ट किसी औरत की आवाज राजा के गले से निकल रही थी, मगर ये कैसे हो सकता है? पत्नी बहुत डर गई और डरकर गुस्से में उसने मेरे बाल खींचते हुए कहा, क्यों गए थे तुम वहां? देखो मेरे बच्चे को क्या हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता था। सच में तो परिस्थितियां क्या मोड़ ले रही है कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजा अब शांत हो चुका था। मैं कुछ देर के लिए आंखें मूंदा। दवाई के असर के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। सिर्फ सिर में एक झंझनाहट सी थी। आंखें बंद करते ही साथ आंखों के सामने दो लाल गुस्से से भरी आंखें प्रकट हो जाती थी। मैं घबराकर आंखें खोल देता था। आंखें किसकी थी वो आंखें? ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद थोड़े समय के लिए शायद सोया था कि अचानक हड़बड़ाकर नींद टूट गई। मेरी पत्नी जोर जोर से कह रही थी, राजा, क्या हुआ?
उठकर देखा तो राजा बिस्तर पर वज्रासन में बैठा हुआ था। आंखें बंद थी, आसपास हाथों से टटोल रहा था और बड़बड़ा रहा था। कहाँ गया? वो हड्डी मिलनी चाहिए। कहाँ है? यहीं कहीं थी। कहाँ? उसकी इस हरकत को देखकर हम दोनों चौंक पड़े थे। पत्नी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुछ देर तक ऐसे ही टटोलने के बाद राजा फिर से बिस्तर पर लेट गया। मैंने थोड़ा सा पानी पिया, फिर उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हो? मैं हूं। मैंने कहा, नहीं, कोशिश करता हूं, चला जाऊंगा। मैं धीरे धीरे वॉशरूम तक पहुंचा, मगर आश्चर्य, ऐसा लगा जैसे वॉशरूम के अंदर कोई है। पानी गिरने की स्पष्ट आवाज मेरे कानों में थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, अचानक दरवाजा खुल गया और ऐसा लगा जैसे मेरे सामने से तेजी से कोई वॉशरूम से निकलकर चला गया। मैं चौंक पड़ा। फिर मन में आया, हो सकता है हवा से दरवाजा खुल गया हो, और उसी हवा के झोंके को मैंने महसूस किया। मगर जैसे ही वॉशरूम खोलकर अंदर गया, चौंक पड़ा। शावर से ऐसे पानी क्यों गिर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई उसे बंद करके तुरंत ही यहां से निकला है। बाथरूम की फर्श भी पानी से बुरी तरह से भीगी हुई थी। तभी नजर पड़ी दीवार पर लगे हुए आईने में। उसके ठीक बीचों बीच आंख के आकार की एक बिंदी लगी थी। ये किसकी बिंदी है? मेरी पत्नी तो ऐसी बिंदी नहीं लगाती है, और बिंदी उतारकर आईने पर रखने की आदत उसकी भी है, मगर हमेशा वो किनारे पर रखती है। अभी भी कुछ बिंदियां रखी हुई है। घर में हमारे अलावा इस वक्त कोई नहीं है, तो फिर कौन? तभी पत्नी चीख पड़ी। मैं घबराकर लंगाते हुए बाहर आया। जो दृश्य देखा उसे देखकर मेरी सांसें जैसे थमने को आ गई थी। अलमारी का एक दरवाजा खुला हुआ था और ठीक उस तरफ देखकर पत्नी घबराई हुई देखती जा रही थी। मैंने बाहर आकर पूछा, क्या हुआ? वो लड़की कौन है? वो लड़की कौन है? अलमारी के दरवाजे के पीछे वो लड़की कौन है? मैं चौंक पड़ा। लड़की इस वक्त कमरे में? तभी मेरा ध्यान आया, जितना डर वो अंधेरे में ही है। लाइट जलाकर शायद कुछ भी न दिखे। बस यही सोचकर मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी, मगर लाइट जलते ही साथ ऐसा लगा, लाइट जलाते ही पूरा कमरा जैसे हजारों सूर्य के प्रकाश से भर उठा। मेरी आंखें चौंधिया कर बंद होने लगी, मगर आंखें बंद होते होते मैंने देखा अलमारी के दरवाजे के ठीक पास वो लड़की खड़ी हुई है। दिल जोर से धड़क उठा। उसी अलमारी के अंदर मेरे ऑफिस बैग में वो हड्डी रखी हुई है। अचानक ही वो लड़की तेजी से अलमारी के पास से निकलकर मेन गेट की तरफ जाने लगी, और जाते ही जाते उसके आंचल मेरे हाथों से छुआ गया, और ऐसा लगा जैसे आग का एक भभक्का मेरे हाथों को छू गया है। मैं जलन से छटपटा उठा और मेरी आंखें बंद हो गई। जैसे ही आंखें खुली, कमरे में कोई नहीं था। पत्नी फफक फफक कर रो रही थी। वो बोली, कल ड्राइवर को बोलो, मैं राजा को लेकर मां काली की पूजा देने जाऊंगी, कल ही इंतजाम करो। मैं समझ चुका था पत्नी मां काली की पूजा देने जाने चाहती है, जाए, मगर उससे पहले मुझे कुछ बहुत जरूरी काम करना है, वरना ये घटनाएं बंद नहीं होंगी। अगले दिन दूसरे ड्राइवर को लेकर मैं चल पड़ा।
जैसे ही कार से उतरा, कानों में आवाज पड़ी, आइए आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। बेटा कैसा है अभी? घबराइए मत, अभी ठीक हो जाएगा। सारे रास्ते में यही सोचता आ रहा था कि यहां पहुंचकर बूढ़ा मुझे नहीं मिलेगा, मगर वो तो जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैंने घबराते हुए कहा, देखिए मुझे पता नहीं था, मैं तो नया हूं ना यहाँ, इसलिए उस कब्रिस्तान से मुझे हड्डी नहीं उठानी चाहिए थी, वही वापस करने आया। बूढ़ा बोला, कब्रिस्तान? कौन सा कब्रिस्तान? वो टीला। टीला? अरे वो राजा की माँ का मंदिर है। राजा हेमंत कुमार यहाँ के कभी राजा हुआ करते थे। वो निरात्ता देवी की पूजा करते। निरात्ता समझते हो? जी, जिसकी आत्मा न हो। माँ काली का ही एक स्वरूप है। माँ काली किस रूप का प्रतीक है जानते हो? जी, अनंत ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड जब धरती आकाश कुछ भी नहीं बने थे तो काला था। माँ का स्वरूप बहुत भयानक। माँ ने नरमुंडों के माला पहनी हुई, उसके एक हाथ में खड्ग है, एक हाथ में खून से भरा हुआ कटोरा। माँ मुर्दे के ऊपर नाचती है और उस कटोरे से पापियों का खून पीती। उधर ही था माँ नैराता का मंदिर। उस मंदिर में नरबली दी जाती थी अमावस की रात, और उस हड्डियों को सुरक्षित रखा जाता था। उन्हीं हड्डियों में से कोई एक हड्डी जाग उठती थी और उसे हड्डी से तांत्रिक सिद्धि लाभ करते थे। मगर अगर वो हड्डी किसी ऐसे वैसे आदमी के हाथों में पड़ जाए तो उसका सर्वनाश भी कर सकती है। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ चुकी थी। मैंने एक बार अपने हाथ की तरफ देखा। कल रात को जिस जगह जलन हो रही थी वहां का मांस सिकुड़ चुका था, फफोला नहीं पड़ा था। मैं बोल पड़ा, जो हड्डी सिद्धि लाभ कराती है वो सर्वनाश भी करती है। अगर 60 वाट के बल्ब में 600 वाट का पावर दोगे तो क्या होगा? बल्ब फूट जाएगा। वो हड्डी कोई साधारण हड्डी नहीं, उसकी सिद्धि को कोई बड़ा साधक ही ग्रहण कर सकता है। सामान्य आदमी अगर उसे ग्रहण करने की कोशिश करेगा तो उसका क्या होगा समझ सकते हो? वो जो सरोवर है ना, वहां से कभी नदी बहती थी। एक बार नदी में बहुत बाढ़ आई। बाढ़ हटने पर देखा गया मंदिर टूट गया है, मगर मां के विग्रह को कुछ नहीं हुआ। राजा महेंद्र कुमार ने फिर से मंदिर बनाने की सोची, मगर मां की इच्छा थी खुले आकाश के नीचे रहने की। वही हुआ। फिर दिन बीते, साल बीते, राजा का साम्राज्य खत्म हुआ। मां उसी जगह बनी रही। धीरे धीरे मिट्टी ने मां को ढक लिया। पूजा भी होनी बंद हो गई, मगर आज भी मां उस मिट्टी के नीचे जागृत है। कभी कभी उसे खून पीने की इच्छा होती है तो हड़प का छोटा सा हिस्सा मिट्टी से बाहर निकल आता है। इसके बाद उसने अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर बोला, देखो चारों तरफ सूखा मैदान,
टीले के ऊपर हरी हरी घास, मगर फिर भी कोई भी जानवर उस टीले में चढ़ा हुआ दिख रहा है। वो भी जानते हैं माँ के बारे में। यहाँ तक कि कोई पक्षी उस टीले के ऊपर से उड़ता नहीं, चढ़ता नहीं। सब माँ का सम्मान करते हैं। कह तो नहीं सकते कब माँ के खून पीने की इच्छा जाग उठे। वो लोग भी इस बात से डरते हैं। उसके बताने का तरीका इतना सुंदर था कि मैं मंत्रमुग्ध सा उसके सामने बैठा हुआ था। आपके लिए वो नहीं है, उसे लौटा दीजिए। मैंने सचाते हुए पूछा, फोटो खींच सकता हूं? खींचिए, मगर अंदर जाकर कुछ मत कीजिएगा। मैं झोपड़ी की ओर चल पड़ा। बाहर चप्पल उतारकर अंदर जाने से पहले एक बार मुड़कर बूढ़ी की तरफ देखा। वो मुझे अंदर जाने का इशारा करते हुए खड़ा था। बाहर की तेज रोशनी से जब अंदर गया तो कुछ देर के लिए आंखें चौंधिया गई थी। धीरे धीरे जैसे ही आंखें अंधेरे की आदी होने लगी, सामने देखा, सामने एक मूर्ति रखी थी। बैग से हड्डी निकालकर वो मूर्ति के पास रखकर प्रणाम किया। मन में कहा, तुम्हारा सामान गलती से ले गया था, लौटा रहा हूं, क्षमा कर देना मुझे। मेरा एकमात्र बच्चा है, उसका कोई नुकसान मत करना। प्रणाम कर कर जब उठा तब तक आंखें अंधेरे की आदी हो चुकी थी। और उस दौरान जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मैं जैसे चौंक सा उठा। मेरे सामने ये क्या देख रहा था मैं? सामने वेदी पर लगी हुई है एक माला, इंसानी खोपड़ी की माला। इतनी छोटी खोपड़ियां जिसे देखने से स्पष्ट समझ में आता है कि बच्चों की सिर की खोपड़ी से बनी हुई है। वो माला चढ़ी हुई थी एक मूर्ति पर, पूरी मूर्ति नहीं, मूर्ति की सिर्फ गर्दन वहां रखी हुई थी। देखने से स्पष्ट हो रहा था वो गर्दन मां काली की मूर्ति की है। मुंह से जीभ बाहर निकला हुआ था और नीचे 2 त्रिशूल के ऊपर टिका हुआ था। जीभ से स्पष्ट खून निकल रहा था। गर्दन को देखने से समझ में आ रहा था कि अभी अभी काट कर लाया गया है। गर्दन के नीचे खून स्पष्ट दिखाई दे रहा था, मगर चेहरा जिसका था वह चेहरा देखकर मैं भयंकर रूप से भयभीत हो गया, क्योंकि वो चेहरा वही था जिसके साथ पिछले 10 सालों से मैं वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मैं चौंक पड़ा। मेरे दिल की धड़कनें आसमान छू रही थी। मैं जल्दी से झोपड़ी से बाहर निकल आया। मेरी पत्नी इस वक्त मां काली की पूजा देने के लिए मंदिर गई हुई है। तुरंत ही फोन लगाया उसे। पूरी रिंग होने के बाद भी फोन रिसीव नहीं हुआ। 2-3 बार करने के बाद याद आया कि शायद मंदिर में होने की वजह से उसका फोन साइलेंट होगा। आसपास देखा तो बूढ़ा कहीं नहीं था। तभी ध्यान आया ड्राइवर का। मैंने तुरंत ही डरते डरते ड्राइवर को कॉल लगाया, मगर उसने भी कॉल नहीं उठाया। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने तुरंत ही कार में बैठकर ड्राइवर से कहा, जल्दी चलो यहां से, जल्दी चलो। मैं पूरा पसीने से तरबतर भीगा हुआ था। किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा मन डूबा जा रहा था। ड्राइवर ने कार चलाते हुए कहा, साहब तबीयत खराब लग रही है क्या? नहीं तुम चलो।
घर पहुंचा तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने घंटी बजानी शुरू की मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था। क्यों नहीं खुल रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे जैसे अनंत काल से खड़ा मैं घंटी बजा रहा हूं, मगर दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा है। अंततः दरवाजा खुला। मेरी पत्नी सामने खड़ी थी। उसे जीवित देखकर जैसे मैं बिलख उठा, उसके गले लगकर मैं पगक कर रो पड़ा। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? देखो सब ठीक हो गया है, राजा का बुखार भी चला गया है। मैं थोड़ा शांत हुआ। तभी नन्हे कदमों से चलता हुआ राजा मेरे पास आया। पापा, मैं ठीक हो गया हूं। मैंने उसे सीने से लगा लिया और एक बार मनी मन मां को धन्यवाद दिया। आज ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट सेमिनार था। बॉस सेमिनार दे रहे थे कि तभी मेरा फोन घनघना उठा। उन्होंने गुस्से से मेरी ओर देखा। मेरे आर्कियोलॉजिस्ट फ्रेंड ने किया था। मैंने उसे मैसेज किया, बाद में कॉल करता हूं। मीटिंग खत्म होने के बाद जब मोबाइल उठाकर देखा तो आश्चर्य, मैसेज डिलीवर्ड नहीं हो पाया था। दोस्त का 5-6 मिस कॉल था। मैंने तुरंत ही कॉल वापस लगाया। उधर से आवाज आई, अरे हाँ, तुम्हारा फोटो देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया था। वो भाषा मध्ययुगीन लगती है। उस समय तांत्रिक पूजा के लिए मंत्रों को उपयोग करने के लिए ऐसे ही भाषा उपयोग की जाती थी। मुझे हमेशा से शक था उस टीले के नीचे कुछ ना कुछ आर्कियोलॉजिकल छुपा हुआ है। तुम्हारी इस बात ने प्रमाणित कर दिया, शुक्रिया। हाँ, वहां किसी निरात्ता देवी का मंदिर है। क्या कहा? निरात्ता देवी? ओहो, ये तो बहुत पुराना क्षेत्र लगता है। पहले निरात्ता देवी की ही पूजा होती थी, मगर अपभ्रंश होकर वो धीरे धीरे मां काली के रूप में परिवर्तित हो गया। तुमने आर्कियोलॉजिकल फील्ड में बहुत बड़ी खोज कर ली है। पिछली बार जब बात हुई थी तो उन्होंने ऐसा ही कहा था। अभी भी फोन रिसीव करके उत्तेजित होकर बोले, अरे तुमने कसम से क्या खोज की है? तुम्हें पता है, अभी हमें एक इंसानी खोपड़ी मिली यहाँ पर, जिस पर ठीक वैसे ही मंत्र लिखे हुए हैं। बहुत जल्दी इस जगह पर मैं खुदाई कराकर सारी चीजें बाहर निकालूंगा। मैंने उससे पूछा, वो बूढ़ा कहीं दिखा? बूढ़ा नहीं, और हाँ, तुम कह रहे थे झोपड़ी और आम का पेड़, ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर भाई, मैंने अच्छे से देख लिया। और हाँ, वो सरोवर कहाँ है जिसकी तुम बात कर रहे थे? यहाँ पर तो एक सूखी नदी के निशान के अलावा कुछ भी नहीं है, ना पक्षी, ना फूल, ना सरोवर। सुनकर मैं आश्चर्यचकित सा हो गया। तभी अचानक किसी और से बोले, अरे क्या हुआ? देखो। वापस मुझे कॉल पर बोले, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। असली में जमीन से निकले हुए लोहे से मेरे साथी का पैर कट गया है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। मैं चौंक पड़ा और मन ही मन सोचने लगा, आसपास बूढ़ा नहीं है तो क्या हुआ, वो तुम्हें जरूर खोज लेगा। राजा की मां की भूख फिर से जाग उठी है और वो हड्डी तुम्हें भी वापस रखने जानी होगी।